हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज हम इंडिया सेल्टर होम फाइनेंस का रिजल्ट जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो Q2 चल रहा है, जैसे Q2 के FY26 के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस प्रकार की ग्रोथ आ रही है और क्या हम कंपैरिजन करें तो दूसरी कंपनियां वो किस प्रकार की काम कर रही है। दूसरी एक चीज़ बताते हैं कि इस प्रकार का जो माहौल है इस समय है, भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और आपका जो RBI है, इन्होंने आपने देखा होगा कि जो रेपो रेट को कट किया और कैश रिजर्व रेशियो को मतलब रिड्यूस किया, तो इसका इम्पैक्ट इन सब पे आना है। और इसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनियां हैं जिनका आउट परफॉर्म होना चाहिए बहुत बेटर, और उनका नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है वो जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है तो इनको सबको कम करना पड़ता है, लेकिन इनकी डिपॉजिट जब आती है तो उसमें टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से मतलब बहुत बेटर रिजल्ट की हम संभावना अभी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, बैंकों की बात करें, जो कि सिंगल डिजिट में ग्रोथ कर रही हैं, 10-12% की बात करें, जैसे HDFC है और आपका HDFC बैंक है, इसके अलावा एक्सिस बैंक है और आपका ICICI बैंक है, कोटक बैंक है। तो इस प्रकार के बैंक इतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर देखें NBFC में, तो NBFC में कई कंपनियां ऐसी हैं जो बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं और इनके जो बिजनेस हैं वो लगातार मतलब इस प्रकार के माहौल में भी वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एक काफ़िले तारीफ है। और दूसरी एक चीज़ बताते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम थी 1-2 साल से चल रही थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और माइक्रो फाइनेंस का जो सेक्टर है तो उसमें अब बूम धीरे धीरे आ रहा है, मतलब चीज़ें रिफॉर्म हो रही हैं और बेटर होने की संभावना है। आने वाले समय में और बेटर हो सकता है। अब देखिए, RBI की जो पॉलिसी आने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी में, अगर अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो ये चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। स्टेबल का मतलब अगर रेपो रेट और कट नहीं होती है तो जो ये चीज़ें और मतलब बेटर हो सकती है आने वाले समय। यदि फिर एक बार रेपो रेट कट होती है तो फिर थोड़ा ये फीस और चल सकता है, 1-2 क्वार्टर, 2 या 3 क्वार्टर। मतलब कहने का मतलब जो 30 मार्च FY26 का है तो उस तक जा सकता है। तो लेकिन ऑल ओवर देखें तो माइक्रो फाइनेंस में अब धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, तो चीज़ें अच्छी होने की संभावना है और हो भी रही है। और जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए जो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम बात करते हैं इंडिया सेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जिसे हम इंडिया सेल्टर के नाम से आपको सिंबल में मिल जाता है। वहाँ अगर NSE या BSE में आप सर्च करें तो इंडिया सेल्टर के नाम से दिखाई देता है। अगर हम बात करें इनके जो Q2 FY26 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इनका जो AUM का जो ग्रोथ है एनुअली, वो जो है 31% है ईयर ऑन ईयर। तो काफ़ी अच्छा है कि इस प्रकार के माहौल में अगर इस प्रकार का अगर रिजल्ट आ रहा है तो बेटर। दूसरी बात करें कि इन्होंने जो इनका जो लोन बुक है उसका डिसबर्समेंट जो करते हैं, चाहे तो वो देखिए, ये 3-4 बिजनेस इनके सेगमेंट होते हैं, जैसे MSME का हो गया और आपका गोल्ड लोन का भी हो गया, और इसके अलावा और भी लोन देते हैं। और दूसरा इनका अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो मैंने इनका जो बिजनेस है अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है। और लेकिन ये मतलब 3-4 सेगमेंट में काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक सेगमेंट से इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ सकता। अब देखिए, ज़्यादातर एक चीज़ बता दूँ कि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो गोल्ड में भी आप आ रही हैं। तो MSME हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया और आपका गोल्ड का बिजनेस भी हो गया और पर्सनल फाइनेंस भी देते हैं। तो और दूसरी एक चीज़ बता दूँ कि जो कंपनियां अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा देती हैं उनके रिटर्न ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा है कि भाई डिफ़ॉल्ट तो एक ही बंदा, एक आया या दो ही बंदा करते हैं, ज़्यादा लोग तो डिफ़ॉल्ट नहीं करते। और आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिस कंपनी का एसेट क्वालिटी बढ़िया है तो उसका बेटर परफॉर्मेंस है। NPA अगर किसी का कम है तो बढ़िया। तो ये चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। तो हाउसिंग फाइनेंस का भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग में वो चीज़ें आती है जैसे कोई एक मिडिल क्लास आदमी है और 10 लाख 20 लाख या 15 लाख या 25 लाख 30 लाख का घर खरीदता है, 40 लाख तक का, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है। और 1 करोड़ 10 करोड़ तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। क्यों दिक्कत आती है? बड़ा बिजनेस है, बड़ा कैपिटल फंस जाता है और कभी कभी बड़े बड़े जो प्रभावशाली लोग होते हैं और वो फिर इस प्रकार की चीज़ें ख़राब कर देते हैं, और जिससे कि जो कंपनी है उसका एसेट क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का घर हर आदमी नहीं खरीदता। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो हर आदमी
लोन लेने की कोशिश करता है और जो वो अपना एक घर लेने के चाहता है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो ये बात ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में कभी मंदी आने की संभावना नहीं है, गोल्ड में कभी मंदी आने की संभावना नहीं है, एमएसएमई में कभी मंदी आने की संभावना नहीं है, अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट या कोई पॉलिसी अगर चेंज नहीं होती तो। भारत में देखा तो एमएसएमई की बात करें तो 7 करोड़ के लगभग एमएसएमई, और एमएसएमई का बिजनेस मॉडल ये होता है कि भाई उनके पास कैश क्रंच रहता है, और भाई क्योंकि जब वो किसी बड़ी फर्म को माल देते हैं तो उनके रिसीवेबल बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से उनको दिक्कत आती है, तो वो पैसे ले उठाते हैं तो वो बाकी टाइप से पेमेंट करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो इनका अगर डिस्बर्समेंट की बात करें तो इनका डिस्बर्समेंट मार्केट ईयर अराउंड 12% के लगभग है। तो बढ़िया है कि मतलब इस प्रकार की जो कंडीशन चल रही है वो उसमें अगर इतना बढ़िया करे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पेट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो पेट ग्रोथ इनका 35% ईयर ऑन ईयर है, और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो 2% बढ़ा है। एक अच्छी बात है कि 31% इनका AUM है, और पेट ग्रोथ उससे ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी अगर और बेटर हो सकता है तो और बेटर होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी पेट ग्रोथ ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बड़े हैं इनके, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा इस पे एक वीडियो भी आया है, अभी आप देख सकते हैं मेरे गूगल चैनल, मतलब सॉरी चैनल पे देख सकते हैं कि जो 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 अर्निंग पावर होती है और पेट ग्रोथ है उसमें जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, और ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर इतनी पावर होती है, शक्ति होती है कि वो जो है रिटर्न ऑन इक्विटी के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ध्यान रखना, वो मतलब पॉजिटिव उससे बढ़ा देता है। और जब कोई जब किसी स्टॉक या कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो वो स्टॉक पागलों की तरह पैसा बनाता है। तो मेरा एक वीडियो इस पर आप देख लेना, इस पर तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि जो अर्निंग पावर क्या होती है और पैड और मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, उसमें आपस में कनेक्शन क्या होता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे मतलब डायरेक्शन में चेंज कर देता है। तो इनका देखें तो पेट ग्रोथ है, मतलब 35% है, अभी और संभावना है कि आने वाले समय में और बेटर कर सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें बढ़िया हैं। दूसरी बात करें और जो डिलीवर की बात करें तो उन्होंने आपको बता ही दिया कि 31% इन्होंने जिनको जो AUM है उन्होंने इसको बुक किया। दूसरी एक चीज़ बात करें कि इनका जो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा मतलब डिजिटल है, इनका प्लेटफॉर्म भी डिजिटल है। दूसरी एक चीज़ बात करें, जो किसी का लोन अप्रूव कर रहा है तो डिजिटल साइन का इनका 99% डिजिटल साइन को एक्सेप्टेबल है इनका, ऐसा इन्होंने सिस्टम बना लिया। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जब कोई चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाती है और ई साइन की मतलब फिजिकल जो साइन करने की आवश्यकता है, डिजिटल साइन को भी एक्सेप्ट कर लेता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है आपके पास, कोई भी लोन लेना है उसको, यदि आपने उसका 1 घंटे में काम करके दे दिया, उसका लोन 1 घंटे में सेंक्शन हो, तो वो दूसरे के पास नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आदमी अगर वहाँ से गया तो उसके दिमाग में चीज़ आ जाती है, सेकंड थॉट आ जाते हैं, और सेकंड थॉट आ जाते हैं तो वो सोचता है चलो इससे नहीं तो इससे, और भी कंपैरिजन करने लगता है। यदि ऑन द स्पॉट वो कहता है भाई मैं आपके पास गया, बोले अभी करते हैं ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्होंने कि फिजिकल भाई ये मेरे बोला, तो बोले कोई बात नहीं हम इसी को कर देते हैं। अब वहीं पे उन्होंने आप उसका काम कर दिया मोबाइल पे, या उसका जो आपका नोट पैड है और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसका लोन सेंक्शन हो गया, तो दैट इज़ द गुड साइन। तो अगर कंपनी आज के दौर में अगर डिजिटल है और ई साइन को कंसीडर करती है 99%, तो ये कंपनी का इसका बढ़िया ये बात माननी चाहिए कि 99% जो 95% इसका पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, और इसका 99% तो जो ई साइन का है, ई सिग्नेचर जिसे हम कहते हैं, वो भी इन्होंने कर रखा है। तो ये बेटर है, बहुत बढ़िया। दूसरी एक चीज़ और बात करें इनका कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे मैंने बताया कि 35% के लगभग, तो इसमें मैंने बताया थोड़ा सा इनको मतलब पैड ज़्यादा है, ये बात सही है, लेकिन इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब इस ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इन्होंने क्या है, इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। मैं नहीं कह रहा, ये इनका डॉक्यूमेंट कह रहा है, जो इनका जो कॉन कॉल है उसमें दे रखा है। अब मेरा जो लॉजिक है, लॉजिक क्या, मैं भी जो रिसर्च जो कहती है, अब किसी भी कंपनी को एनालाइज करेंगे, अगर किसी कंपनी का पैड ग्रोथ, उसकी सेल्स ग्रोथ या उसका जो बुक वैल्यू है, अगर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो जो AUM का जो ग्रोथ है अगर उससे ज़्यादा पैड ग्रोथ, तो इसका मतलब उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, क्या मतलब वर्कर वही है, उसकी फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये दैट इज़ द गुड। तो यहाँ इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, इसकी वजह से क्या हुआ, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज हो गया। अगर Q2 FY20 अगर 5 की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था, 14.8% था, मतलब 14.8। अब Q2 FY26 के जो रिजल्ट आए तो इनका जो इस समय इनका अब चेंज होगा तो वो 17% के लगभग है, मतलब कहने का मतलब 2.2% पड़ गया, डायरेक्शन चेंज हो गया इसका। अब मैं पहले ही बताता हूँ, अगर कोई स्टॉक का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वो स्टॉक बहुत सारा पैसा बना के आपको दे सकता है, अगर उसमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो। दूसरी बात करें इनके जो एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी किसी कंपनी की जो बहुत महत्वपूर्ण होती है।
इसमें आप देखेंगे एसेट क्वालिटी में तो इनका डीबीटी बकेट होता है। देखो डीबीटी बकेट अगर किसी का बढ़ जाता है एक देखो तो एक क्वार्टर अगर एक ईएमआई नहीं चुकता होती है तो वो डीबेट मतलब डीपीटी बकेट में दिखाने लगता है, तो उससे उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम देखें पूरे 12 महीने का निकालते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इनका जो मतलब जो एनएनपी है वो बढ़ रहा है घट रहा है, तो उससे एक्चुअल पोजीशन उससे पता चलती है, डीपीटी बकेट से नहीं पता चलता। भाई हो सकता है किसी वजह से उसका मतलब कोई इशू आ गया हो या उसको सैलरी टाइम पे ना मिली हो जिसकी वजह से ईएमआई पे नहीं करा और डीपीटी बकेट में चला गया वो बाद में पेमेंट कर देता है, तो वो फॉल्ट तो नहीं होता है, लेकिन फॉल्ट तो है कि एडवांस में रखना चाहिए। तो डीपीटी बकेट तो इसीलिए इसको मतलब ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है कि डीपीटी बकेट भी आप दिखाएंगे जितनी फाइनेंशियल कंपनियां कि आपका एनपीए बढ़ रहा है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो डीपीटी बकेट से ये पता चलता है, इंडिकेशन पता चल जाता है जो इन्वेस्टर है कि डीपीटी बकेट का अगर उसमें संख्या बढ़ जाती है तो इससे ये लगता है कि भाई इस कंपनी का जो रिसीव है पेमेंट जो अगर आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो ऐसे लोगों को इन्होंने लोन दे दिया है कि जिसकी वजह से रीपेमेंट नहीं हो पा रहा। तो इसको देखना भी चाहिए, लेकिन ऑल ओवर आपको देखना चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट होती है, मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल कंपनी या एनबीएफसी या बैंकिंग का उसका क्रेडिट जो कॉस्ट होता है उसको बहुत ही वैल्यूबल चीज़ होती है, उसको जरूर देखना चाहिए। अगर क्रेडिट कॉस्ट किसी कंपनी की बढ़ जाती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है, इससे एसेट क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने अपनी जो है क्रेडिट कॉस्ट को स्टेबल कर रखा है। कितना इनका क्रेडिट कॉस्ट 0.5%, तो 1% से भी आधा है। तो ये दैट इज द गुड साइन, ये बढ़िया है। तो अगर इनका एसेट क्वालिटी नियंत्रण में है और इनका मतलब एसेट क्वालिटी जब किसी मतलब क्रेडिट कॉस्ट किसी के मतलब जो कंट्रोल में होता है और एसेट क्वालिटी इनकी बढ़िया, एनएनपी इनके ज़्यादा नहीं है, तो आप देख लेते तो सो फॉर गुड। अगर किसी कंपनी की एसेट क्वालिटी खराब होती है तो वो फिर वो पैसा नहीं बनाता, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो देखिए और इसके प्लेयर्स हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि एक एक आपने देखा होगा इंडिया होम फर्स्ट या होम फर्स्ट फाइनेंस की जिसकी हम बात करें तो इसका जो ग्रोथ आया है इंडिया होम फर्स्ट फाइनेंस का, तो होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर हम देखेंगे तो इसमें देखें कि इनका जो ग्रोथ है वो 25% है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो आप देखें कि इनका 31% है, तो दैट इज़ द गुड। दूसरी बात क्या एप्टस एक है, एप्टस भी एक कंपनी है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, तो ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग में है। तो इंडिया होम फर्स्ट भी अफोर्डेबल हाउसिंग में, एप्टस भी अफोर्डेबल हाउसिंग में है। तो इन दोनों की ग्रोथ देखें तो जो आपका एप्टस का ग्रोथ है वो उनका 22% है ईयर ऑन ईयर, तो इससे तो नीचे ही है, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात करें एक और एनबीएफसी है कॉपरी ग्लोबल, लेकिन उसमें उसके पास भी 4-5 सेगमेंट है, तो उसका जो ग्रोथ है 57%, उसका नेट इंटरेस्ट जो इनकम है वो 57 और टोटल 7 अगर इनकम की बात करें तो उसका 66% है, और यदि आप उसकी पेट ग्रोथ की बात करें तो 143% है। तो इसको आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। एनबीएफसी की बात करें तो सबसे टॉप पे चल रही है इस समय कैप्री ग्लोबल, दूसरे नंबर पर जाती है आपकी इंडिया सेल्टर। तो आपको चूज करना है कि भाई मैं पहले ही बताता हूँ कि अपने वीडियो में जब हम कुछ ही रिसर्च करके एनालिस करते हैं तो कहने का मतलब किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं या सोचते हैं तो हमेशा उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे हाई होना और वो भी अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर कोई कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज दे रही है, लेवरेज मिल रहा है, उसका पैड ग्रोथ ज़्यादा है, वो दैट इज द गुड, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो आरओआई के डायरेक्शन को चेंज करता है, और आरओआई जो डायरेक्शन चेंज हो जाता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जैसे मान चलो किसी का आरओआई 10% है और वो बढ़ के 15% हो जाता है रिजल्ट के बाद, तो दैट इज द गुड साइन। तो फिर वो मैनेजमेंट क्या उसमें बहुत सारा पैसा मतलब जो इक्विटी का पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उसमें जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो इतना स्ट्रांग है कि उससे पैसा जनरेट हो रहा है, मतलब कैश जनरेट हो रहा है, और फिर वो जो इन्वेस्टर है उसकी मतलब स्टॉक की प्राइस को ऊपर बढ़ाता है, उसका इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है उस पर रिटर्न बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरा डिस्क्लेमर रहता है कि मेरे कहने से या किसी अन्य के कहने से कोई स्टॉक को बाय ना करें, स्पेशली मेरे कहने से आप स्टॉक को बाय ना करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं ना किसी स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ ना कोई टिप्स देता हूँ। और आपसे निवेदन ये करता हूँ कि आप किसी के कहने से आप अपना पैसा ना लगाएं, कहीं निवेश ना करें, क्योंकि पैसा बहुत वैल्यूबल होता है जिसमें आपके परिवार के सपने जुड़े होते हैं, और किसी कहने से लगा दिया तो वो आपको ये तो नहीं बताएगा, उन्होंने बता दिया लगा दो, लेकिन वो बताएगा कि निकल जाओ, नहीं निकल, अगर लॉस होगा तो आप बैठिए उसको लेके, और वो कहता है कि बैठे रहो कभी ना कभी तो लहर आएगी। अरे भाई लहर नहीं आती है, ये स्टॉक मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट है, इसमें लहर नहीं आती है, इसमें कंपनी को ट्रैक करना पड़ता है। कि मेरा कहने वाला बढ़िया हो, आप स्टॉक बढ़िया हो तो मेरे डीमैट अकाउंट की शोभा बढ़ा रहे, मेरे पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा रहे, बढ़िया। मैं आपका क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया तो मैं आपको खरीद रहा हूँ, और आपका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आ रहा है
किसी का ग्रोथ अगर मान लो चलो 50% है, अगर वो 10% हो जाता है तो मैं भाई तुम्हारी रिश्तेदारी थोड़ी है, तुम पैसा नहीं बना के देखो, मैं जानता हूँ अच्छी बात, मैं उसको तलवार से काट दूँ, अगर रेड बटन आपके रहता है तुरंत बाहर निकालो फेंको उसको, उससे हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना, इमोशनल अटैचमेंट है। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक स्टॉक को सेल करने की कला आना बहुत जरूरी है। कोई भी स्टॉक, उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जब अगर उसका रिजल्ट खराब हो, कोई प्रॉब्लम, सबसे पहले उसको काटो, अपनी कैपिटल सेव करो, जो प्रॉफिट है उसे बुक करो, फिर देखेंगे, बाद में बात करेंगे। फिर जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कर रही है, उसको अंदर ले, उसे बाहर निकाल दिए। तो ये चीज़ें ध्यान है, कंपनी को हर 3 महीने में ट्रैक करना चाहिए, और किसी के कहने से लॉन्ग टर्म में लगा दिया कोई भूल जाओ, नहीं, ये गलती नहीं करना भाई। अगर गलती कर दी तो आपका पैसा लॉस होने ही होना। और यदि आपको किसी का अगर पोर्टफोलियो लॉस में है तो मैं एक प्रीमियम सर्विस शुरू करने जा रहा हूँ। अगर धीरे धीरे चीज़ें अगर बेटर हो सकती हैं तो आप मेरी इंडिविजुअल सेवा भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, और जय हिंद, जय भारत।